नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 4 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अभी तक आपने हमारे एग्जामशाला इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के स्टेटस में यहाँ पर स्थान दिया है। ठीक है, तो फटाफट बताइए इसका सही स्थान क्या है। आपने कहीं पर सुना होगा, पढ़ा होगा कि यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट बनाता है, तो यहाँ पर यूनेस्को ने ही बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस दिया है किसको, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व को। चलिए सबके बारे में हम लोग जानते हैं, वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या है इशू। तो मध्य प्रदेश में है भैया पन्ना टाइगर रिजर्व। याद रखना है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये वर्ल्ड का यहाँ पर बायोस्फीयर नेटवर्क लिस्ट में शामिल हो गया है, किसकी, यूनेस्को की। याद रखना है किस में शामिल हुआ है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल हुआ है। अभी तक 12, याद रखना है आपको, 12th बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ से, इंडिया से, जिसमें आप देखोगे इंक्लूडिंग वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में 12 इंडिया से हैं और ये तीसरा है जो कि मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में और भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पर इसके बाद एक तीसरा पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और पन्ना टाइगर रिजर्व, इसमें लगभग प्रेजेंट टाइम पर 54 टाइगर हैं। ये टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है और टाइगर की संख्या के अकॉर्डिंग एमपी नंबर 1 पर है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, आपको यहाँ पर बताना है इंडिया का पहला टायर पार्क कहाँ पर ओपन किया जाएगा, या कहाँ पर खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पहला फर्स्ट टायर पार्क ओपन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, कलकत्ता में, जहाँ पर इसको मेड करना, स्क्रैप करना और डिफेक्टिव पार्ट्स को हटाना और नई चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करना, तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये टायर पार्क ओपन किया गया और इसे वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की तरफ से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि किस बैंक ने भी हाल ही में इंस्टेंट पे आउट के लिए फिनटेक ने यहाँ पर वीज़ा डायरेक्ट से साइन अप किया है, मतलब इसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आरबीएल बैंक। जी हाँ, आरबीएल बैंक, जिसने भी हाल ही में, ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है, ठीक है, जिसने भी हाल ही में लॉन्च किया है क्या, इंस्टेंट पे आउट फॉर द फिनटेक फर्म्स, यानी फिनटेक फर्म है जिसके लिए इंस्टेंट पे आउट कर सकती है ये आरबीएल बैंक बाय द पार्टनरिंग विद द ग्रांट वीजा। यानी ग्रांट वीजा क्या है यहाँ पर, तो ये है एक गेटवे जिसके माध्यम से फिनटेक फर्म के जो भी यहाँ पर पे आउट होंगे, उन पे आउट को आरबीएल बैंक इंस्टेंट पे करेगी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको। वीज़ा रियल टाइम पोस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा डायरेक्ट, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री है और ये सुविधा दी जाएगी किसको, फिनटेक फर्म को, किसकी तरफ से, यहाँ पर याद रखना है आरबीएल बैंक की तरफ से। ठीक है, ये अलाउ करेगा, इट अलाउ द आरबीएल बैंक टू क्रिएट द टेक्नोलॉजी लेड बैंकिंग सोल्यूशन कैटरिंग टू द ग्रोइंग नीड्स टू द मर्चेंट एंड पार्टनर्स, यानी कितने भी मर्चेंट और पार्टनर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आरबीएल बैंक क्या करती है, यहाँ पर ध्यान रखना है, आरबीएल बैंक यहाँ पर एक साइन अप करती है वीज़ा डायरेक्ट कंपनी से, और वीज़ा डायरेक्ट कंपनी का कार्ड जिसके पास होगा उस फर्म को यहाँ पर आप देखोगे आरबीएल बैंक इंस्टेंट पे आउट की सुविधा देगी। जी हाँ, किसका नाम याद रखना है, इंस्टेंट पे आउट की सुविधा देगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक को एक रिवाइज स्टेक एक्विजिशन का एग्रीमेंट प्राप्त हुआ है, किसमें, विद मैक्स लाइफ के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये एक स्टेक एक्विजिशन का काम करेंगे, किसके साथ? मैक्स लाइफ फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, और यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एग्रीमेंट हो, यानी दोबारा से एग्रीमेंट, जिसमें एक्सिस बैंक क्या करेगा? 9% हिस्सेदारी खरीदेगा, किसमें? मैक्स लाइफ में। और 9% की जो हिस्सेदारी होगी वो इक्विटी शेयर्स की होगी। जी हाँ, इक्विटी शेयर्स की हिस्सेदारी मैक्स लाइफ की 9% किसके पास रहेगी? एक्सिस बैंक के पास रहेगी। ठीक है, तो बैंक इज द सब्सिडीज एक्सिस कैपिटल लिमिटेड एंड द एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड, ये भी यहाँ पर 3% का हिस्सेदारी खरीदेंगी, किसमें? मैक्स लाइफ में। ठीक है, और एक्सिस एंटिटीज राइट टू एक्वायर द एडिशनल स्टेक्स ऑफ द 7%, है ना, एक्सिस एंटिटीज। तो यहाँ पर आप देखो, एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड हो गया, एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड हो गया, ये सभी कंपनियां मैक्स लाइफ में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी और उसके इक्विटी शेयर्स में हिस्सेदारी लेंगी। ठीक है, बस इतना याद रखें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और इसमें आपसे पूछा है कि किस कंपनी को अभी हाल ही में 400 करोड़ रुपए का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, एक प्रोजेक्ट दिया गया है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है आपको, क्या है? प्रोजेक्ट परिवर्तन। ठीक है, ये क्या करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा। जी हाँ, याद रखना है आपको, क्या है? टेक महिंद्रा के साथ अभी हाल ही में प्रोजेक्ट परिवर्तन साइन किया गया है। क्या है टेक महिंद्रा के साथ, अभी आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेक महिंद्रा लीडिंग प्रोवाइडर, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। मतलब एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पज से यहाँ पर आपको याद रखना है कि एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में जो भी डिजिटल रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसका काम कौन देखने वाला है? तो टेक महिंद्रा देखेगा। और बात अगर हम करें प्रोजेक्ट परिवर्तन की, तो प्रोजेक्ट परिवर्तन का काम यहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और इसको डिजिटल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? बस इतना ही याद रखना है, इसको डिजिटल सपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये प्रोवाइड किया जाएगा टेक महिंद्रा के द्वारा। टेक महिंद्रा के द्वारा यहां पर डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इस बार नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको आईपीयू के बारे में बताया था, यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में बताया था। आज फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डाउत्रे पेचियो। ठीक है, ये यहाँ पर पुर्तगाल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप देखोगे नए प्रेसिडेंट बने हैं, किसके? आईपीयू के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। ठीक है, इनका टर्म रहेगा 2020 से 2023 के बीच में। और ये इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आईपीयू प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट बैलेट पेपर था, जिस पर 24 घंटे के यहाँ पर आप देखोगे वोट डालने का अधिकार था लोगों को। ठीक है, और इसमें जीत मिली है किसको? पुर्तगाल के एक एमपी को, जिनका नाम है डाउत्रे पेचियो। ठीक है, बस इतना याद रखें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने पहले यहाँ पर आपको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में बता देते हैं। ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यहाँ पर इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन एम क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड द कोऑपरेशन के साथ हमारे अपने मेंबर्स को बना के रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एस्टैब्लिशमेंट 1889 पर। ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ पर आप अभी चेंज कर लीजिएगा, डाउत्रे पेचियो, ये प्रेसिडेंट नए बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? आर्ट हाउस इन इंडिया। और ये आर्ट हाउस इन इंडिया क्या करेगा? ब्रांड को हेल्प करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ट्विटर। ट्विटर ने अभी हाल ही में क्या किया है? एक फुल्ली आर्ट हाउस, यहाँ पर फुल्ली इंटीग्रेटेड सर्विस है। ये क्या करेगी? जो ब्रांड है उनके साथ कनेक्ट करेगी, किसको? जो आर्टिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं,
ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी क्रिएटिविटी के साथ कैपिटल को जनरेट कर सकता है, उनको ब्रांड के साथ कनेक्ट करने के लिए आर्ट हाउस इन इंडिया का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया। ये ट्विटर ने अनाउंस किया 2 नवंबर को। इसमें बताया कि आर्ट हाउस ये यहाँ पर एक स्वीट ऑफ सर्विस होगी जो असिस्ट करेगी ब्रांड्स को, है ना, ऑप्टिमाइजिंग एंड द क्रिएटिंग द ट्विटर फर्स्ट कंटेंट। ठीक है, तो ट्विटर पर यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर और आर्टिस्ट में, चाहे आर्टिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, एडिटर हो, कोई भी हो, है ना, वो क्या कर सकता है, ब्रांड के साथ कनेक्ट होकर अपनी आर्ट को और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो एक कैंपेन चलाया जाएगा, नाम याद रखना है, आर्ट हाउस इन इंडिया। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ट्विटर के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, मेन एम होगा माइक्रो ब्लॉगिंग द प्लेटफॉर्म, फर्दर एडेड द पार्टनर विद द डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रिलीज किया है 15 स्टेट के लिए कुछ अमाउंट। वो 15 स्टेट के लिए जो अमाउंट रिलीज किया है, कितना अमाउंट है आपको यहाँ पर ये बताना है। और ये 15 स्टेट के लिए जो अमाउंट रिलीज किया गया है किसके लिए है, यहाँ पर याद रखना है आपको, एयर क्वालिटी मेजर्स। यानी इस समय प्रेजेंट टाइम पर आप देखो एयर क्वालिटी का जो सिचुएशन है वो काफी पुअर होता चला जा रहा है। और अभी आने वाली है दिवाली, तो दिवाली पर ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 2200 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2200 करोड़ रुपए का यहाँ पर बेनिफिशियरी एक अमाउंट रखा गया है जो सभी 15 स्टेट्स को दिया जाएगा। इनको काम होगा कि अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स में एयर क्वालिटी के मेजर्स को मापें और साथ साथ में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, विद लोकल बॉडीज़ के साथ यहाँ पर कॉपरेशन करके वो क्या काम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2200 करोड़ रुपए का एक अमाउंट रखा गया है। आपको 15 स्टेट्स के लिए यहाँ पर ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो सिटीज़ होंगी, ये जो मिलियन सिटीज़ यानी मिलियन प्लस सिटीज़, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा आबादी यहाँ पर बास रह रही है, तो उनके लिए यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को काफ़ी बेहतर करना ये काफ़ी ज़रूरी है। और ये न्यूज़ अभी हाल ही में शेयर की गई है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नो सर्विस चार्ज अप्लीकेबल ऑन विच बैंक विच अकाउंट। तो इसको भी हाल ही में अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या कहा है कि अब कोई भी सर्विस चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विस चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा एक विशेष टाइप के अकाउंट पर। तो कौन से टाइप्स के अकाउंट है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या, BSBD अकाउंट। फुल फॉर्म याद रखना, BSBD अकाउंट का इंपॉर्टेंट है। क्या होता है BSBD अकाउंट, समझते हैं। तो BSBD अकाउंट का फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। याद रखना है आपको, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, यानी मिनिमम KYC के साथ, याद रखना है आपको, मिनिमम KYC के साथ यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होता है। यानी मैक्सिमम KYC नहीं, यानी हर चीज डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अब क्या है, अब ये है कि चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कोई भी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, आपके अकाउंट में अगर मान लो डिपॉजिट नहीं है, अगर मान लो आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं है, तो डिपॉजिट ना होने के कारण वो एक क्राइटेरिया निकालते हैं किसका, मिनिमम बैलेंस का। जी हाँ, याद रखना है आपको, किसका, मिनिमम बैलेंस का। ठीक है, आपको याद होगा 2014 में यहाँ पर एक योजना आई थी जिसका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जनधन। ठीक है, जनधन योजना। जी हाँ, जनधन योजना आई थी 2014 में, और इसमें कहा गया था कि हर पर्सन जिसके पास KYC नॉर्म्स कम है वो भी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर उसको एक नॉर्मल KYC के तहत गुजरना होगा, लेकिन इस KYC इस अकाउंट को एक विशेष नाम देंगे जिसका नाम होगा BSBDA अकाउंट। जी हाँ, BSBDA अकाउंट का मतलब यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि एक महीने में आप यहाँ पर वन मंथ में यहाँ पर आप 4 टाइम्स ही क्या कर सकते हो, विड्रॉल भर सकते हो। जी हाँ,
4 टाइम से ही आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल भर सकते हो, या फिर आप 10,000 ही आप अमाउंट निकाल सकते हो, 10,000 अमाउंट ही यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, ये कब निकाल सकते हो, इन अ मंथ। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस है, जाके पढ़ लेना आपको यहाँ पर। ठीक है, चार टाइम से यहाँ पर आप देखोगे, एक बार एक महीने में निकाल सकते हो या एक बार में 10,000 रुपये का अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 1 मंथ का ट्रांजेक्शन होता है। और सेविंग आपका जो अकाउंट ओपन होता है वो अप्रॉक्स 0 बैलेंस शीट के साथ, यानी 0 बैलेंस के साथ यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर कुछ बैंकों के द्वारा सर्विस चार्ज एप्लीकेबल किया जा रहा था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी जनधन अकाउंट के साथ मिलकर 60 करोड़ अकाउंट है और उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज द स्पेशल कवर टू कमेमोरेट द यहाँ पर गोल्डन जुबली, यानी गोल्डन जुबली बना किस डिपार्टमेंट के बेहाली में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक स्पेशल कवर रिलीज किया गया जिसमें किस डिपार्टमेंट की गोल्डन जुबली मनाई गई। तो इसका सही आंसर क्या है, DST। आप फुल फॉर्म आप जानते होंगे DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। और इन्होंने भी हाल ही में एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है स्पेशल कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर द कमेमोरेटिंग द गोल्डन जुबली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये काम करता है किसके अंतर्गत, तो साइंस एंड टेक के अंतर्गत यहाँ पर ये डिपार्टमेंट काम करता है। तो इसकी गोल्डन जुबली मनाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गोल्डन जुबली इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1971 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी पढ़कर इससे उठा सकें फ़ायदा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।